ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 11 ऑन यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और आज हम डायमेंशनल एनालिसिस के आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ये डायमेंशनल एनालिसिस का एक पार्ट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। ठीक है, अब होमोजिनिटी वर्ड आता है होमोजीनियस से। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स that physical quantity of same dimension can be added and subtracted। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी अगर सेम डायमेंशन की हैं तभी हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ एल एच एस एंड आर एच एस इज सेम। ओके, डायमेंशन ऑफ एल एच एस जो होगी वही डायमेंशन ऑफ आर एच एस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉट इज़ 5 सेंटीमीटर प्लस 2 kg, क्या आंसर होगा आपका? Does this even make sense? No. Why? Because सेंटीमीटर क्या है? लेंथ, और केजी है आपका मास। आप दो उन क्वांटिटीज़ को ऐड नहीं कर सकते जिनका डायमेंशन अलग हो। ओके, दिस इज व्हाट द फर्स्ट पॉइंट स्टेट्स, दैट ओनली द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशन कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। क्लियर? और जो एल एच एस पे आपका डायमेंशन रहेगा वही आर एच एस में होना चाहिए। जैसे मैं ऐसा नहीं लिख सकती हूँ कि x प्लस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 kg। ओके, अगेन दिस डजेंट मेक सेंस, क्योंकि एल एच एस में यू हैव सेंटीमीटर, आर एच एस में यू हैव kg। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दोनों साइड आपका डायमेंशन सेम रहना चाहिए और आप सिर्फ सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। नाउ व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्या? ये तो आप कर सकते हो ना। क्या हमने कभी मास और लेंथ को मल्टीप्लाई नहीं किया? किया है। क्या कभी हमने डिस्टेंस और लेंथ को डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड नहीं किया? किया है। ठीक है, तो डिफरेंट क्वांटिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, बट दे कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। ओके, तो अब जो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी है ये बहुत जगह काम आता है। ठीक है, बहुत सारे यूजफुल इसके एप्लीकेशंस हैं। तो हम कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू चेक इफ द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब ये डायमेंशनली करेक्ट क्या होता है? डायमेंशनली करेक्ट का मतलब है कि एल एच एस और आर एच एस में आपकी सेम डायमेंशन हो। ठीक है, ये होता है डायमेंशनली करेक्ट। तो हम चेक करते हैं। हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी क्लास 9th में, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन थी। ठीक है, तो हमको चेक करना है क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, तो देखो एल एच एस में क्या है? एस। व्हाट वाज एस? एस वाज डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल। आर एच एस में क्या है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो यू टी है इट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि देखो आप क्या कर रहे हो, दो डिस्टेंसेस को ऐड करोगे तभी तो आपके एल एच एस में डिस्टेंस आएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि यू टी का जो डायमेंशन है वो भी डिस्टेंस का डायमेंशन होना चाहिए, और जो हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन है वो भी डिस्टेंस का होना चाहिए। तो हमें बस इंडिविजुअली ये चेक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम चेक करते हैं यू टी का। यू क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाता है? लेंथ इंटू टी इनवर्स, और टाइम का क्या हो जाता है? टी। तो टी से टी कैंसिल हो गया और हमको क्या मिल गया? लेंथ। ओके, तो ये तो ठीक है। एंड नाउ हाफ ए टी स्क्वायर। अब हाफ इज़ अ नंबर सो इट इज़ डायमेंशन लेस। हम एक्सेलरेशन का देखते हैं, वो क्या होता है? इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन टाइम। ठीक है, यही होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एल इंटू टी टू द पावर -2। अगर आपको ये कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है तो लास्ट लेक्चर को एक बार फिर से देख लेना। ओके, इनटू टाइम स्क्वायर यानी टी स्क्वायर। सो अगेन टी स्क्वायर से टी टू द पावर -2 कैंसिल, तो आपको क्या मिल गया? एल। ओके, तो हम उस इक्वेशन के बारे में बोल सकते हैं दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट या फिर ट्रू। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, क्या डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब है वो हमेशा करेक्ट होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब है कि इक्वेशन करेक्ट है? तो देखो हमने किसके लिए प्रूफ किया? हमने प्रूफ किया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के लिए। ओके, अगर सपोज मैं इसकी जगह एस को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यू टी को डिवाइड बाय 2 कर दूँ और इस ए टी को डिवाइड बाय 3 कर दूँ और फिर इसके डायमेंशन चेक करूँ, तब भी तो डायमेंशन सेम ही आएंगे ना, क्योंकि नंबर का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है।
बट ये इक्वेशन तो करेक्ट नहीं है. इक्वेशन 5s इक्वल्स टू ut/2 प्लस हाफ at/3, ये तो कोई इक्वेशन नहीं होती है. ठीक है, तो डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो करेक्ट होगी. ठीक है, लेकिन अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गई पहले, तो वो करेक्ट हो ही नहीं सकती. समझ आ गया? अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो आप आगे चेक करोगे कि वो करेक्ट है कि नहीं, लेकिन अगर वो डायमेंशनली ही करेक्ट नहीं है तो वो करेक्ट हो ही नहीं सकती. इज दैट क्लियर? ओके, तो हमें बेसिकली क्या मिल गया? इफ़ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट इट कैन नॉट बी करेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ अब ये कुछ ऑपरेशंस मैंने लिखे हैं यहाँ पर. हाँ, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है. क्या आपको ये समझ आ रहा है कि इंडिविजुअली जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, यानी ये ए बी, ये c², ये e/f, इनका डायमेंशन इंडिविजुअली इस p के डायमेंशन के इक्वल होगा. ठीक है, तभी आप इनको ऐड कर रहे हो और RHS पे आपको p वाले डायमेंशन की क्वांटिटी मिल रही है. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ a इंटू बी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p. Similarly, dimension of c² will be equal to dimension of p, and dimension of e/f will also be equal to dimension p. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन कि हम चेक कर रहे हैं. द सेकेंड एप्लीकेशन इज फाइंडिंग द अननोन्स. अब हमें अननोन क्वांटिटीज़ का डायमेंशन निकालना है. ओके, सो द एग्जाम्पल इज इफ़ योर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू bt प्लस ct². ठीक है, जहाँ पे x इज़ योर डिस्प्लेसमेंट. ओके, देन फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर b एंड c. तो b और c आपकी अननोन क्वांटिटीज़ हैं. ठीक है, तो देखो इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू bt प्लस ct². हमें क्या पता है कि जो डायमेंशन होगी LHS में वही RHS में होगी. तो LHS में आपका क्या है? x है, यानी L है इसका डायमेंशन. RHS में हम दो चीज़ों को ऐड कर रहे हैं और वो लेंथ के इक्वल आ रहा है. इसका मतलब इंडिविजुअली भी वो लेंथ के इक्वल होना चाहिए. यानी इससे हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि BT का जो डायमेंशन है वो भी L के इक्वल होगा और CT² का जो डायमेंशन है वो भी L के इक्वल होगा. ठीक है, तो यहाँ से BT का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल T इज इक्वल्स टू L, एंड इधर से T² का डायमेंशन क्या हुआ? कैपिटल T² इज इक्वल्स टू L. तो यहाँ से B क्या हो जाएगा? L इंटू T⁻⁻1, ये इधर आ गई क्वांटिटी. एंड सिमिलरली यहाँ पे C का डायमेंशन क्या हो जाएगा? L इंटू T⁻². ठीक है, तो आपको B का डायमेंशन ये मिल गया और C का डायमेंशन भी मिल गया. ऑलराइट, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सेम. इफ वेलोसिटी इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू a प्लस b/t, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b. ओके, सेम तरीका, v इज इक्वल्स टू a प्लस b/t है. तो LHS में आपको क्या गिवन है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो L इंटू टी इनवर्स. ओके, नाउ चूँकि आप दो क्वांटिटीज़ ऐड कर रहे हो जिसका डायमेंशन v के इक्वल है, तो वो इंडिविजुअली भी वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए. इसका मतलब a का डायमेंशन तो वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल हो गया और b/t का डायमेंशन भी वेलोसिटी के इक्वल हो गया. तो a के लिए तो डायरेक्टली आ गया. अब इधर b अपॉन t है ना, अपॉन t का मतलब है डायमेंशन के फॉर्म में क्या होगा? कैपिटल T इनवर्स इज इक्वल्स टू LT इनवर्स. तो b यहाँ से क्या हो गया? LT इनवर्स अपॉन T इनवर्स, ये कैंसिल हो गया बेसिकली. तो क्या बचा आपके पास? L. क्लियर है? तो ये हो गए आपके a और b के डायमेंशंस. नाउ दिस इज़ द थर्ड एप्लीकेशन. बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है. टू राइट द फॉर्मूला जस्ट बाय नोइंग द फैक्टर्स ऑन विच द गिवन क्वांटिटी डिपेंड्स. मतलब अगर हमें कोई बता दे कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी किन्हीं क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है, तो हम उनका फॉर्मूला निकाल सकते हैं. जैसे फाइंड द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इफ़ इट डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन. अभी हमें फोर्स का फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि फोर्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है. एक तो मास पे डिपेंड कर रही है और एक एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है. दैट्स इट, हमें इतना पता है. ठीक है, तो फोर्स डिपेंड कर रही है मास पे, तो मैं इसे बोल सकती हूँ कि F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁻x, क्योंकि मुझे नहीं पता कि m की कौन सी पावर है. और आप बोलोगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों लिखा है? अरे तो अगर x आपका नेगेटिव आ गया तो उससे इन्वर्सली हो जाएगा ना. ये तो सिर्फ लिखने का तरीका है. x कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव. ठीक है, एंड सिमिलरली जो आपका फोर्स है वो एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन कितनी पावर हमें नहीं पता. तो हम बोल देते हैं कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻y.
क्लियर है? तो इससे इन दोनों को कंबाइन करके हमें क्या मिला, दैट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x एंड a टू द पावर y. ओके, इक्वेट करने के लिए हम एक कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, लेट इट बी x. तो हमें अब फॉर्मूला मिल गया है दैट योर f इज इक्वल टू k m टू द पावर x a टू द पावर y. इज दैट क्लियर? अब हमें निकालना क्या है, हमें ये x और y निकालनी है, क्योंकि हमें निकालना है कि m की कौन सी पावर एंड y की a की कौन सी पावर है. क्लियर? ओके, तो देखो LHS आपका क्या है, हम इसी चीज़ को लेके चलेंगे. LHS क्या है आपका, F. फोर्स का मैंने डायमेंशन बताया है, इट इज़ ml t टू द पावर -2. याद नहीं हो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, इसी से निकाला था एक्चुअली आपने. ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हो, बाकी आपको याद रखना पड़ेगा. ओके, एंड RHS क्या है, m. देखो m का डायमेंशन क्या होता है, ये होता है. तो अगर मैं m टू द पावर x की बात कर रही हूँ तो क्या उसका डायमेंशन mx हो गया. ठीक है, और a का डायमेंशन हमने निकाला था, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम, यानी l t टू द पावर -2. ठीक है, तो हमने क्या लिया, a टू द पावर y का. तो a टू द पावर y क्या हो जाएगा, सब में y लगा दो. ठीक है, -2y हो जाएगा, ये -2y. ठीक है, तो ये क्वांटिटी मिल गई आपको. अब क्या करना है, आपको सिर्फ LHS और RHS को कंपेयर करना है. तो हमें क्या मिल गया, ml t टू द पावर -2 जो फोर्स का डायमेंशन था इज इक्वल टू mx. ठीक है, ये तो आपका मास का आ गया, ly इंटू टी टू द पावर -2y. अब क्या करो, कंपेयर करो. LHS में m की पावर कितनी है, 1. तो और इधर m की पावर कितनी है, x. तो x कितना हो गया आपका, 1 हो गया. सिमिलरली इधर l की पावर 1 है और इधर l की पावर y है, तो आपका y इज इक्वल्स टू 1 हो गया. क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या लिया था, हम लोगों ने लिया था कि f इज इक्वल टू k m टू द पावर x a टू द पावर y. अब हमें k और x और y की वैल्यू मिल गई है, तो हम लिख सकते हैं k m a. और आपको याद होगा कि यही फॉर्मूला होता है, k इक्वल टू 1 आता है. अब जो कांस्टेंट होता है वो तो एक्सपेरिमेंटली निकाला जा सकता है, डायमेंशन से आप कांस्टेंट्स नहीं निकाल सकते. ठीक है, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया विच यू नो इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM. SHM इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो आप पढ़ोगे आगे. डिपेंड्स अपॉन मास, एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. किस किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो मास पे, आपको पता है मास क्या होता है. एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हमने वेव्स में पढ़ा था. एम्पलीट्यूड ये जो वेव होती है इसका ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, दिस इज योर एम्पलीट्यूड. तो बेसिकली एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट डिस्टेंस. एंड एंगुलर वेलोसिटी ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसका सिंबल होता है ओमेगा बोलते हैं इसे, और फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन एंगुलर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, ये हमने पढ़ा था. तो इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है. अब क्या पार है ये हमको नहीं पता, तो हम ले लेते हैं कि लेट ई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x, मास की पावर x, एम्पलीट्यूड की पावर y एंड एंगुलर वेलोसिटी की पावर z. ठीक है, तो हम फाइनली फॉर्मूला लिख सकते हैं दैट E इज इक्वल्स टू k m टू द पावर x a टू द पावर y w टू द पावर z. ओके, अब हमें क्या करना है, x y z का फॉर्मूला निकालना है. देखो एनर्जी का हमने ऑलरेडी निकाला था. एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो वर्क के इक्वल होता है. वर्क यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का तो आपको याद ही रखना है, एंड इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाता है ml² t टू द पावर -2. मास का इज कैपिटल M, एम्पलीट्यूड इज योर डिस्टेंस, तो इसका इज L. एंगुलर वेलोसिटी इज थीटा अपॉन टाइम. थीटा इज डायमेंशन लेस, ये मैंने बताया था, थीटा इज अ क्वांटिटी विच हैज़ यूनिट बट नो डायमेंशन. तो सिर्फ टाइम हो गया, तो t इनवर्स हो गया. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ LHS और RHS को कंपेयर करना है. तो LHS में तो आपका वर्क या एनर्जी, ठीक है, फिर k mx l टू द पावर y एंड t टू द पावर -z हो गया. अब क्या करोगे, कंपेयर करोगे LHS और RHS को. यहाँ से देखो x किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है. यहाँ पर y है, यहाँ पर 2 है, तो y किसके इक्वल आ गया, 2 के. और यहाँ पर -z है, यहाँ पे -2 है, यानी -z इज इक्वल्स टू -2, दैट इम्प्लाइज z इज इक्वल्स टू 2. तो z आ गया आपके पास 2. ठीक है, तो आपने फॉर्मूला ये कंसिडर किया था, आपके पास x आ गया, y आ गया, z आ गया, तो क्या आपके पास एनर्जी का ये फॉर्मूला आ गया, k m a² ω². सो दिस इज द फॉर्मूला. ओके,
दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा क्लम्जली किया है. टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास ऑफ द बॉब. ठीक है, फाइंड द फॉर्मूला. तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड की. टी. इट इज़ डिपेंडिंग ऑन लेंथ, तो लेट्स से एल की पार है एक्स. ठीक है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल जी से. तो लेट इट बी द पार बी वाई. ओके. एंड थर्ड इज मास, तो मास हो गया पार जेड. ठीक है. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ से? फॉर्मूला आ गया दैट टी इज इक्वल टू के एल टू द पावर एक्स जी टू द पावर वाई एम टू द पावर जेड. अब आपको एक्स वाई जेड निकालना है. मैं डायरेक्टली पुट कर रही हूँ सारी वैल्यूज़. ठीक है. तो एल एच एस का तो टी रहा. ओके. आर एच एस में लेंथ का क्या हो गया? एल टू द पावर एक्स. ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन ही ना. एक्सेलरेशन का आपको पता है क्या होता है? एल टी टू द पावर -2 एंड होल पावर वाई. ओके, होल पावर वाई. एंड मास का एम टू द पावर जेड. ठीक है. तो अब क्या हो गया? ये मिल गया आपको. अब इधर ध्यान से देखो, एल टू द पावर एक्स है, एल टू द पावर वाई है, तो क्या टोटल एल टू द पावर एक्स प्लस वाई हो गया. ओके. फिर आपका m है, m टू द पावर z है एंड t टू द पावर -2y है. ये मैंने LMT लिख दिया है, थोड़ा उल्टा लिख दिया है. आप इसको MLT वाले फॉर्म में ही लिखना. ठीक है. तो जब आप LHS और RHS को कंपेयर करोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पर t, देखो मास तो है ही नहीं LHS में, तो हम बोल सकते हैं कि z जो है वो 0 हो गया. ओके. उसके बाद एल भी नहीं है, मतलब एल भी क्या है? 0 है. और यहाँ पर एल का पार क्या है? एक्स प्लस वाई. तो मुझे मिल गया कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0. एक ये चीज़ मिल गई. और थर्ड, इधर टी का पार इज़ 1 एंड यहाँ पे टी की पार इज -2y. तो हमें क्या मिल गया? -2y इज इक्वल्स टू 1. दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू -½ y -½ मिल गया. तो यहाँ से x क्या मिल जाएगा? हाफ. तो x मिल गया हाफ. अब आप जब वैल्यूज पुट करोगे इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड की, तो यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड. ओके.